दोस्तों, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में भी उथल-पुथल बहुत हो रहा है। जो घटनाएँ तेज़ी कदम से बदल रही हैं और जो इक्वेशन या एक्शन नेताओं का देखा जा रहा है, वो कहीं और इशारा कर रहा है। दोस्तों, जब 2024 में जो लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए, उसके बाद जिस तरह से जो इंडी गठबंधन था, उसमें एक बोल सकते हैं कि एक बूस्टर मिला था उनको कि भाई जोश आया था कि भाई हमने जो बीजेपी जो 400 सीट जीतने के स्वांग रच रही थी, उसको 240 पे रोक दिया। और राहुल गांधी तो 99 सीट को पता नहीं वो अपने को समझते थे कि मतलब 100 में 99 लेके आए, उस तरह से वो प्रेजेंट कर रहे थे और उनके पार्टी के लोग भी प्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन दिन बीतते गए और लगातार 3 हार हुआ। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली। दिल्ली का गढ़ जीतना एक लास्ट बोल सकते हैं कि ऐसा करारा जवाब था कि एकदम इंडी गठबंधन का जो गठबंधन एक तरह से धराशायी हो गया। महाराष्ट्र में और हरियाणा में ऐसा था कि लग रहा था कि बीजेपी यहां नहीं जीत पाएगी, लेकिन हरियाणा में भी क्लीन स्वीप किया और वैसे ही महाराष्ट्र में भी एकदम बीजेपी अभी तक का सबसे ज्यादा सीट लेके आई है। इस तरह से जो उनको एक और जो दिल्ली का जो परिणाम आया देख रहे हैं कि दिल्ली में जो केजरीवाल एकदम हर जगह घूम के बोलते थे कि नरेंद्र मोदी को अगला जन्म लेना पड़ेगा ये चुनाव जीतने के लिए, दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए। वो भी वहां पे दिल्ली में बीजेपी ने जीत हासिल की। और इतना ही नहीं, आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया बड़े बड़े जो उनके तुर्रम खां जो नेता थे वो सारे चुनाव हार गए। एक आतिशी को छोड़ दीजिए तो ज्यादातर लोग चुनाव हार गए। तो अब ये जो इक्वेशन है, ये प्रभाव कहां पड़ रहा है, वो है महाराष्ट्र में। देखिए, कहीं भी कहीं स्टेट की असेंबली का इलेक्शन का जब चुनाव में कहीं जीतती है तो उसका अगर बहुत ही बोल सकते प्रोमिनेंट स्टेट होता है जहां पे सबकी निगाहें होती है, तो उसका प्रभाव दूसरे राज्यों में जरूर पड़ता है। अब इसका प्रभाव जो है वो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में दिखाई दे रहा है। तरह तरह से लोग बता रहे हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, बताया था कि क्या जो उद्धव ठाकरे का शिवसेना है वो किसी तरह से मतलब देवेंद्र फडणवीस के साथ क्लोज आना चाहती है, जिसकी वजह से ये ऐसा खबर आ रही थी कि वो एक रूमर उड़ाया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में एकदम दूरियां बढ़ती जा रही। लेकिन इसी दरमियान आपने देखा होगा कि रत्नागिरी में जब देवेंद्र फडणवीस अभी गए थे, रैली कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर एक नाथ शिंदे के उद्धव ठाकरे जो शिवसेना गुट है उसको उन्होंने बहुत तारीफ किया। और उन्होंने ये भी बताया कि एक नाथ शिंदे का शिवसेना ही असली शिवसेना है। तो उन्होंने ये भी बताया कि 87 सीटों पर सीट लड़े, असेंबली में 60 सीट जीत हासिल किया। ये अपने आप में दर्शाता है, वो जहां पे उद्धव ठाकरे साहब उनकी पार्टी 90 से ऊपर सीट पे लड़ी और 20 सीट लेके आई, तो उन्होंने इसमें पूरा बंद बचाया। और इसमें एक और चीज है कि आप देखिए हर जगह कई पार्टी के जो जिला का परिषद का अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का, वो टूट टूट कर और शिवसेना जो जो शिंदे साहब का शिवसेना उसको ज्वाइन कर रहे हैं। और अभी जो तत्काल एक खबरें आ रही हैं कि जो बोल सकते हैं कि जो अभी जो खबरें आ रही कि जो भास्कर यादव जो बहुत बड़े लीडर हैं कोंकण के, वो पूरी तरह से वहां से वो छोड़ के जा रहे हैं और शिवसेना जो शिंदे साहब का है उसमें शामिल हो रहे हैं। अगर इस तरह से होगा कोंकण का पूरा इलाका, क्योंकि वो सबसे बड़े लीडर हैं और उनके जाने से इनको बहुत घाटा होगा। लेकिन अब सवाल फिर उठता है कि आखिर मैंने ये वीडियो में बोला कि क्वेश्चन क्यों गड़बड़ हो रहा है। अभी फिलहाल दिल्ली में एक समारोह में जो शरद पवार है उन्होंने जो अवार्ड है वो दिया एकनाथ शिंदे को, जिसको संजय राउत ने गद्दार तक की मतलब एक बोल सकते हैं कि एक शब्दों का प्रयोग कर डाला। अब क्या शरद पवार जिसके यहाँ सब लोग अपने को महाराष्ट्र में जितने भी अघाड़ी हैं, अघाड़ी जो गठबंधन है वो उनको एक पिता की तरह मानते थे, मतलब वो बोल सकते हैं कि वो गठबंधन के फाउंडर थे और इस तरह से उनको रिस्पेक्ट देते थे। उनके बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, क्या शरद पवार जो है इस चीज को पचा पाएंगे? और इन दिनों ये बहुत ज्यादा ये चल रहा है महाराष्ट्र में कि इनकी नजदीकी जो है शिवसेना के जो शिंदे साहब है उनकी तारीफ भी कर रहे हैं और नजदीकियां बढ़ रही है।
तो सवाल ये उठता है, क्या शिंदे साहब के शिवसेना से नजदीकियां बनाने का कि क्या अजीत पवार और जो शरद पवार जी का गुट है एक हो सकता है, या दोनों अलग अलग एनडीए में मिलकर एनडीए का पार्ट बन सकते हैं इनसे जो शरद पवार का? क्योंकि देखिए, शरद पवार जो है एक मजे हुए बोल सकते हैं कि पब्लिक जो अपनी सेटिंग कर लेता, राजनीतिक सेटिंग वो है। मैं कभी भी उनको बहुत ज्यादा बड़ा पॉलिटिशियन इसलिए नहीं मानता क्योंकि कई लोग असहमत होते होंगे मेरी बातों से कि कभी भी उन्होंने अपने बलबूते पर चुनाव जिता कर और किसी को अपनी सरकार नहीं बनाई। उन्होंने हमेशा तोड़ फोड़ करके सरकार बनाई है, और वो अपने बलबूते पे वो पूरे महाराष्ट्र में कभी चुनाव नहीं दी। तो इसका वजह यह है कि इसीलिए मैं उनको बड़ा लीडर नहीं मानता। हाँ, ये जरूर मानता हूं कि वो जो गुणा भाग वो करके वो सरकार बचा लेते हैं या बना देते हैं किसी का, उसमें वो माहिर है। और यही वजह है कि आज के टाइम में वो समझ, देखिए समझने को तो हम भी समझ जाते हैं, लोग आम लोग भी समझ जाते हैं कि बीते 5 साल में तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जाने वाली है नहीं, और अभी 5 साल तक सेंटर में भी गवर्नमेंट जाने वाली है नहीं, और आज शरद पवार जी का उम्र भी ज्यादा हो गया है। तो अब जो उनकी बेटी है सुप्रिया सुले, आखिर उनका भविष्य एज ए पॉलिटिकल कैरियर क्या होगा? शरद पवार जी के बाद की बात कह रहा हूं। तो आखिर शरद पवार जी एज ए पॉलिटिशियन वो चाहेंगे कि वो उनकी बेटी जो है स्टैब्लिश हो। अब वो मान लीजिए कि आगे राज्यसभा का, अगर मान लीजिए कि राज्यसभा में उनको अगर डालना हो तो आगे कैसे कौन उनको डालेगा, किस तरह से वो चुनाव जीत सकती हैं? और राज्यसभा के बाद उनको अगर मान लीजिए कि मंत्री वगैरह अगर पद मिल जाए तो बेटर है। तो शरद पवार जो है वो बूढ़ा भाग में लगे पड़े हैं, और यही वजह है कि संजय रावत और उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना है काफी बेचैन है। इसीलिए पहली बार जो इस बार आपने देखा होगा कि पहले नीतीश कुमार जो है एनडीए गठबंधन को बोल सकते हैं कि मिलाने का प्रयास कर रहे थे, आगे बढ़ाने का, गठबंधन को मजबूत करने का, एक गठबंधन फॉर्म करने का प्रयास कर रहे थे। बाद में शरद पवार नीतीश कुमार के बाद वो आए, लेकिन अब आदित्य ठाकरे और संजय राउत इसमें मतलब इस चीज को उठा के लेके चल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस में दिल्ली में आए, कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की, फिर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की चुनाव, दिल्ली के चुनाव हारने के बाद। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो अब ये कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि खेमा बदल सकता है। हो सकता है कांग्रेस और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है एक तरफ आ जाए, और अजीत पवार जो शरद पवार जी का गुट है वो चला जाए, एनडीए में शामिल हो जाए, और वो कोई जिसे बोलते थे एक उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि मेरे को, मेरी बेटी को कोई जो पद मिल जाए या नेता कोई मंत्रालय मिल जाए, वो एक वो चाहते हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर महागाड़ी का होगा क्या? देखिए, महागाड़ी तो हर जगह इंडी गठबंधन टूटने लगी है। बिहार से शुरुआत हुआ था और हर जगह आप देख लीजिए कि ये आने लगा कि अब कांग्रेस जो है किसी को भी डाइजेस्ट करने को तैयार नहीं है। क्योंकि कांग्रेस के जो पहले से मैं बोलता रहा हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर अपनी जमीन को मजबूत करना है तो उसको अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा, और अगर साथ में भी जाता है तो अपनी जो मतलब अपना वो देकर, अपना पक्ष देकर या अपना लाभ को छोड़कर और दूसरे का लाभ के साथ समाहित होकर लटक कर और राजनीति करे, तो पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाती। और ये दिल्ली के और पंजाब के कांग्रेस के लीडर हमेशा से बोलते रहे। अब कांग्रेस को समझ में आई है कि अगर आप उत्तर प्रदेश से लेकर हर जगह जमीन तलाशना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खुद खड़ा होना पड़ेगा। और इसीलिए कांग्रेस जो है वो जो जो दिल्ली का चुनाव हुआ उसमें हार से कोई भी कांग्रेसी दुखी नहीं है। आप उठाकर सुप्रिया सुले के भाषण उठा दिए किसी का भी, वो अभी भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे थे, तब भी बोल रहे हैं। तो वो लोग किसी तरह चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल हार जाए, कि बाद में बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई हो, अरविंद केजरीवाल बाहर हो जाए। क्योंकि पहले से उनके नेता जो लोकल लीडर है बोलते रहे कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी से ज्यादा उनके लिए खतरनाक है, क्योंकि हर जगह कांग्रेस के जो फिलिंग ऑफ द ब्लैंक्स है वो जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ही भरा है, और वो भरने का प्रयास भी वही कर रहे हैं। उनके वोटर को कहीं ना कहीं वो उनके वोटर को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस आज के टाइम में अब वो चाहती है कि यही उत्तर प्रदेश में वो जाना चाहते हैं। इसीलिए मैं बहुत पहले बोला था कि वो इसीलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में अब वो खुद से देखिएगा कि अभी ये भी आया था कि ताज कुंभ में नहाने जाएंगे, तो जिस तरह से
एक मुस्लिम मतदाता जो है, वो जो क्षेत्रीय दल जैसे आरजेडी या समाजवादी पार्टी या ऐसे पार्टियों के साथ थे, वो धीरे-धीरे कांग्रेस के साथ फिर वापस जा रहे हैं। तो अगर इतना वोट परसेंट एक मुस्लिम मतदाता का जुड़ जाए, तो ऐसे ही कांग्रेस पहले से बेहतर स्थिति में पहुंच जाएगी। बाद में कांग्रेस को और जनजातीय समीकरण को जुटा के और खड़ा होना पड़ेगा। तो उसके लिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं खुद से चुनाव लड़ना पड़ेगा। खुद अपने जो बोल सकते हैं कि लोकल जो लीडरशिप है उसको स्ट्रॉन्ग पढ़ाना, कार्यकर्ता जो है जिला परिषद में उन लोगों को मजबूत करना पड़ेगा। लोकल बूथ लेवल के कार्यकर्ता, उसके बाद वो अपने पैरों पर खड़ा होकर और चुनाव लड़ सकती है। क्योंकि कांग्रेस जहां भी होगी उसको त्रिकोणीय समीकरण लड़ाई में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अपनी जमीन को पाने के लिए। तो मुझे लग रहा है सॉरी कि कांग्रेस जो है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में, अगर शरद पवार जो कि दिख रहा है नजदीकिया एनडीए से बढ़ रहा है, तो अगर ये आ जाएंगे तो कांग्रेस शिवसेना के साथ आ जाएगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कोर शिवसेना का जो हिंदू वोटर है आज भी अगर कुछ परसेंट भी होगा, तो वो क्या कांग्रेस को डाइजेस्ट करेगी, ये देखने वाली बात है। अब सवाल ये उठता है कि शिवसेना के तो जितने भी, अब और भी पता आ रहा है कि जो लोकल लीडर्स हैं वो छोड़ छोड़ के सीधे साहब के साथ शामिल होते जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इस पे बहुत ज्यादा ये होगा कि आखिर इसमें उद्धव ठाकरे का जो भविष्य पॉलिटिकल जो बोल सकते हैं कि एक जो उनकी फ्यूचर है वो कहाँ पे होगा और कांग्रेस कहाँ पे होगी, या विपक्ष बहुत दिनों के लिए एकदम समाप्त हो जाएगा। जैसे कि आप देखते होंगे गुजरात में कि वहां पे विपक्ष नगण्य सा है, थोड़ा सा उठा था जब 99 सीट लेके आए, जब बीजेपी को उन्होंने 99 पे रोका था, लेकिन उसके बाद से आप देख लीजिए कि विपक्ष की हालत खस्ता होते चली गई। आज गुजरात में विपक्ष जो है नगण्य है, मतलब लड़ने की स्थिति में नहीं। तो क्या कांग्रेस और जो उद्धव ठाकरे का जो पार्टी है, क्या महाराष्ट्र में उसी परिस्थिति में पहुंच जाएगी क्या, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में। आजकल